साथियों, चैप्टर 92 में हमने आपसे नक्षत्र स्वामी की उच्च से 8वीं दूरी के बारे में बात की थी। आज का चैप्टर शुरू करने से पूर्व हम आपसे थोड़ी सी बात करना चाहेंगे जो आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध होगी। अभी तक इस श्रृंखला में हमने आपसे नक्षत्र स्वामी की उच्च और नीच से दूरी, चंद्रमा और नक्षत्र स्वामी के संबंध, इस बारे में बात की है। इस बात से आपको एक दिशा तो मिल ही गई होगी कि कुंडली सामने आने पर सबसे पहले किन बातों पर ध्यान देना है। कुंडली सामने आते ही यदि आप इन बातों पर ध्यान देंगे तो आपको कुंडली की स्ट्रेंथ समझ में आएगी कि यह कुंडली किस स्तर की है। यह देख लेने के बाद फिर नक्षत्रपति कौन सा ग्रह है, उसकी फल देने की प्रवृत्ति क्या है और अपनी उच्च नीच से जो भाव एक्टिव डीएक्टिवेट करता है, उसके अलावा वो और कौन से भावों को एक्टिव और डीएक्टिवेट करेगा, क्योंकि यह सब ग्रह के फल देने की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, बाकी के भाव। उसके बाद महादशा, अंतरदशा और कुंडली में कौन कौन से योग बनते हैं, इन सब पर विचार करना चाहिए। तो आइए अब आज के चैप्टर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं नक्षत्र स्वामी यदि अपनी उच्च राशि से नवम भाव में बैठे हों तो क्या फल देंगे। आज हमने नक्षत्र स्वामी के रूप में एक ऐसी उदाहरण कुंडली ली है जिसमें नक्षत्र स्वामी शुक्र हैं। इससे शुक्र के फल देने की प्रवृत्ति के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी अवश्य मिलेगी और भविष्य में विस्तृत रूप से जब ग्रहों की श्रृंखला शुरू करेंगे तब आपको विस्तारित रूप से इनके फल देने की प्रवृत्ति के बारे में बता दिया जाएगा। यहाँ आप तुला लग्न की एक कुंडली देख रहे हैं जिसमें चंद्रमा तीसरे भाव धनु राशि में बैठा है। यह चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठा है तो जातक का नक्षत्र स्वामी शुक्र होगा, क्योंकि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी शुक्र होता है। अब देखिए, शुक्र दूसरे भाव वृश्चिक राशि में बैठा है और शुक्र की उच्च राशि मीन जो कि छठे भाव में पड़ती है, इस वजह से छठा भाव भी यहाँ पर एक्टिव हो गया है और शुक्र अपनी उच्च राशि से नवम भाव की दूरी पर बैठे हैं तो यह नवम भाव भी एक्टिव हो गया है। अब शुक्र की नीच राशि कन्या 12वें भाव में पड़ रही है तो 12वां भाव भी यहाँ पे डीएक्टिवेट हो गया है और अपनी नीच से इनकी दूरी तीसरे भाव की है। अपनी नीच राशि से शुक्र तीसरे भाव में बैठे हैं तो यह तीसरा भाव भी डीएक्टिवेट हो गया है। यानी नक्षत्रपति की उच्च और नीच से दूरी देखें तो छठा और नौवां, ये छठा और नौवां, ये दो भाव एक्टिव हो गए और इनकी नीच से दूरी और नीच भाव के कारण यह 12वां भाव और तीसरा भाव, ये दोनों भाव डीएक्टिवेट हो गए। 12वां और तीसरा ये दोनों डीएक्टिवेट होंगे। अब यहाँ तक तो सिंपल सी बात है। आप में से जिन लोगों ने भी पुराने वीडियो देखे हैं और शुरू से हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं तो इतनी सी बात तो कुंडली देखते ही समझ में आ जाती है, तो उनको तो बताने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन रोज नए नए जिज्ञासु जुड़ते जा रहे हैं इसलिए ये इतनी बात आपको बताई। उच्च और नीच से दूरी जन्य भावों की एक्टिव और डीएक्टिवेट होने की स्थिति आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे अभी तक। तो अब यहाँ आपको दूसरा भाव एक्टिव और 8वां भाव डीएक्टिवेट दिखाई दे रहा होगा, -8 + 2। अब आप सोच रहे होंगे कि 8वें भाव में तो स्वयं शुक्र की वृष राशि है तो फिर यह 8वां भाव डीएक्टिवेट कैसे हो गया। देखिए, हमने पहले भी आपको कई बार कहा है कि ग्रह ना तो अच्छे होते हैं और ना ही बुरे होते हैं। ग्रह की जो फल देने की प्रवृत्ति है और उसे जो दायित्व मिला है वो उसी हिसाब से अपने फल देता है। ग्रह की नजर में अपना पराया कुछ नहीं होता। अब शुक्र की फल देने की प्रवृत्ति यह है कि वह जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान को बढ़ाता है। यहाँ शुक्र दूसरे भाव में बैठे हैं तो यह दूसरे भाव को अपनी फल देने की प्रवृत्ति की वजह से इसको एक्टिव करेंगे और जिस राशि में बैठे हैं उस राशि वाले भाव को डीएक्टिवेट कर देंगे। तो यहाँ पर ये वृश्चिक राशि में बैठे हैं तो ये 8वां भाव, हालांकि ये खुद इनका है लेकिन इसको ये डीएक्टिवेट करेंगे। इस तरह से ये दूसरा भाव एक्टिव हुआ और 8वां भाव डीएक्टिवेट हो गया। अगर शुक्र की दृष्टि की बात की जाए तो इनकी दृष्टि का भी यही इम्पैक्ट आएगा। इनकी दृष्टिवश भी 8वां भाव यहाँ पर डीएक्टिवेट होगा और इन दृष्टियों के बारे में विस्तारित एक श्रृंखला हम करेंगे
जिसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किस ग्रह की किस तरह से दृष्टियां होती हैं और वो कैसे उसमें द्वैत का मामला शामिल रहता है। यानी कोई भी ग्रह कुछ भाव बढ़ाएगा तो कुछ घटाएगा, इस सिद्धांत को आप मत भूलिए। यदि आप इतने जिज्ञासु रहे कि क्या लेना और फिर बदले में क्या देना, तो आप सही तरह से इस विधा को सीख पाएंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ दूसरा भाव क्यों एक्टिव हुआ और 8वां भाव क्यों डीएक्टिवेट हो गया। अब हमारे पास में 2, 6, 9 ये एक्टिव भाव हैं, 3, 8, 12 ये डीएक्टिवेट भाव हैं। आइए अब इनको किस तरह से फल कथन के उपयोग में लेंगे, इस बात को समझ लेते हैं। अब शुक्र की उच्च राशि 6ठे भाव में है, तो यहाँ 6ठे भाव के कारकत्व देखिए। सभी तरह की साधारण किताब हो या कोई बहुत बड़े विद्वानों की किताब हो, सब में 6ठे भाव का एक कारकत्व तो मिलता ही है, रोग, ऋण और शत्रु। ये तो जबान पे रटा हुआ रहता है, नए से नए जिज्ञासु के जबान पर भी यह बात रहती है। अब देखिए शुक्र यहाँ लग्नेश है, तो यहाँ फल किसको मिलेंगे? फल लग्न को ही मिलेंगे। तो यह शुक्र जातक को सबसे पहले तो रोग देगा, ये पक्का समझ लीजिए। कोई ना कोई व्यसन भी दे सकता है, 6ठा भाव व्यसन का है और ये सीधा लग्नेश होने के नाते ये इसी लग्न को भी देगा जो भी फल देगा। अगर मान लीजिए ये द्वितीय या कोई दूसरा भावेश होता तो ये फल बदल जाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब एक सूत्र आप और ध्यान में रखिए, आप में से कई लोगों ने यह जिज्ञासा भी प्रकट की है कि शुक्र की 2 राशियां हैं तो हम किसको भावेश माने। तो देखिए शुक्र की तुला और वृष 2 राशियां हैं, लेकिन जब भी भावेश के रूप में आपको देखना है शुक्र को, तो वह आप जहां तुला राशि है उसी को लग्नेश, जैसे यहाँ पर लग्नेश है उसी को भावेश मानिए। ये वृष राशि उनकी है, लेकिन भावेश के रूप में हमेशा तुला राशि को ही आप मानिए। अब यहाँ तुला लग्न में शुक्र लग्नेश कहलाएगा और 8वें भाव में वृष राशि होने से अष्टमेश भी कह सकते हैं, पर यह फल लग्न को ही देगा। और 8वां भाव यूं भी इस लग्न की आयु है, हर भाव से 8वां भाव उसकी आयु होता है। यह आप सूत्र एक और बता देते हैं, विस्तारित रूप में कभी बाद में बात करेंगे। खैर यहाँ मुद्दा यह है कि हमको यहाँ पर शुक्र लग्नेश ही लेना है, यहाँ अष्टमेश को नहीं देखना है। और दूसरी कुंडली में भी शुक्र के लिए देखना हो तो जिस भाव में उसकी तुला राशि पड़ रही है बस वही भावेश उसको मानिए और वो उसी के फलों से बंधा हुआ है। अब ये 6ठा भाव पूर्वजों पितरों इनका भी होता है, तो इस जातक को पूर्वजों का पूरा आशीर्वाद और कृपा मिलती रहेगी। जितना ये पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध कर्म या उनकी सेवा पूजा करेगा, यह उतना ही इसका भाग्य बढ़ाएगा। वो भाग्य क्यों बढ़ाएगा ये भी हम आपको बाद में अभी बताते हैं। अब यहाँ वैश्य त्रिकोण के 2 और 6 2 हिस्से शुक्र ने अकेले दे दिए हैं नक्षत्र स्वामी ने। और तीसरा, जब कोई भी 2 रेखाएं त्रिभुज की चलती हैं तो वो अपने आप जाके कहीं ना कहीं समय के अनुसार मिल जाती हैं। तो इससे यह तो तय हो गया कि यह जातक नौकरी या अधीनता नहीं करेगा तो यह अपना बिजनेस ही करेगा, क्योंकि यहाँ 2, 6 वैश्य त्रिकोण के 2 सिरे मिल रहे हैं हम। इसका मतलब सीधा सा है कि यह ऋण लेकर कारोबार करेगा और उसी में जीवन में आगे बढ़ेगा। यहाँ 6ठे भाव के साथ में नवम जुड़ गया है, ये 6ठे में उच्च है, वहां से नवम बैठा है, तो 6ठा और 9वां 6ठे के साथ नवम जुड़ा है, तो ये 6ठे को जितना मजबूत करेगा उतना ही नवम इसका भाग्य बढ़ता जाएगा। इसका सीधा सा आप ऐसे मतलब निकाल सकते हैं। ऐसे जातक से मान लीजिए कोई शत्रुता भी करता है तो भी इसका भाग्य बढ़ना ही है, शत्रु इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये 6ठा भाव इस जातक के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 6ठा जितना इसका बढ़ेगा उतना ही इसका नवम होने के कारण भाग्य बढ़ता जाएगा, इसका विवेक बढ़ता जाएगा, क्योंकि दूरी के रूप में शुक्र यहाँ पर नवम को ही बढ़ाएगा। यह जातक जितना मर्यादित और ज्ञान को अर्जित करने वाला होगा उतना ही इसका नवम भाव बढ़ता चला जाएगा। अब 6ठे भाव का एक कारकत्व आपने सुना होगा कि ज्ञान, और आपने यह भी सुने होगा कि 6ठे भाव को सरस्वती का भाव कहा गया है। यह उसी से मतलब है, मतलब ये जातक जितना ज्ञान अर्जित करेगा उतना ही इसका भाग्य और विवेक बढ़ता चला जाएगा। अब दूसरा भाव भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बढ़ रहा है शुक्र के बैठने के कारण, तो ये जातक पूरी तरह से श्रद्धावान होगा, धन कुटुंब का अच्छा सुख प्राप्त करेगा। यहाँ देखिए लग्नेश अपने भाव से दूसरा बैठा है, और हमने पहले भी आपको बताया था कि ग्रह जिस भाव से दूसरा बैठा होता है धन उसी माध्यम से मिलता है।
जैसे यहाँ लग्न से दूसरा बैठा है तो लग्न यानी जातक स्वयं के द्वारा धन आएगा। और मान लीजिए यहाँ ग्रह बैठा हो तो ये 12वें से दूसरा होगा तो इसको विदेश से धन आएगा। इस तरह से किसी भी दशा अंतरदशा किसी भी बात में आपको देखना हो तो आप यह देखिए कि ग्रह कौन से भाव से दूसरा बैठा है, उसको धन उसी भाव के माध्यम से आएगा। जैसे 12वें भाव में कोई ग्रह बैठा हो तो ये 11वें भाव से दूसरा होगा, यानी इसको नौकरी के माध्यम से धन आएगा। इस तरह से आपको पूरा कैलकुलेशन करना है। अब यहाँ लग्नेश लग्न से दूसरा बैठा है और लग्न का मतलब ही जातक स्वयं होता है, तो इस जातक को स्वयं के द्वारा ही धन मिलेगा, यानी ये जहां खड़ा हो जाएगा वहीं पे पैसे कमा लेगा। अब यहां तक तो हमने एक्टिव भावों के बारे में समझ लिया है। आइए अब डीएक्टिवेट हुए भावों के बारे में समझते हैं। ये जो 3, 8, 12 ये 3 भाव जो डीएक्टिवेट हुए हैं इनके बारे में समझते हैं कि इनका क्या मतलब होगा। अब यहाँ देखिए सबसे पहले तो तीसरा डीएक्टिवेट हुआ है। ये तीसरा भाव क्यों डीएक्टिवेट हुआ है? क्योंकि नक्षत्र स्वामी अपनी नीच से तीसरे भाव की दूरी पर बैठे हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए, कंफ्यूजन में नहीं पड़े। तो ये तीसरा भाव यहाँ पे डीएक्टिवेट होगा, यहाँ से तीसरे बैठे होने की वजह से। तो इसका सीधा सा मतलब है ये जातक ज्यादा मेहनती तो होगा नहीं, और धन के मामले में तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करेगा, क्योंकि इसको दूसरा और 9वां ये 2 भाव तो जन्म से ही मिले हैं, यानी धन और भाग्य ये तो इसको मिले हुए ही हैं, इसलिए ये मेहनती तो नहीं होगा। अब ये तीसरा भाव डीएक्टिवेट होने का मतलब क्या है? तीसरा भाव आपको पता है अनुजों का होता है, छोटे भाई बहनों का, नौकर चाकरों का होता है। अब इसको यहाँ नक्षत्र स्वामी लग्नेश है, इस लग्नेश होने के कारण जो भी फल हैं वो इसी को मिलने हैं, तो इसको छोटे भाई बहन नौकर चाकर इनका सहयोग मिलेगा नहीं, वो हमेशा इसके ऊपर बोझ ही साबित होंगे। और यदि इसको कभी ऐसी कोई ग्रह दशा आ जाए कि इसको जरूरत पड़ जाए तो ये छोटे भाई बहन नौकर चाकर इसको बिल्कुल सहयोग नहीं करेंगे। इस तीसरे भाव का मतलब यही होता है। फिर देखिए 12वां भाव भी डीएक्टिवेट हुआ है शुक्र की नीच राशि के कारण। तो यह जातक जिंदगी का आनंद रस नहीं ले पाता, जिंदगी को भोग नहीं पाता है ये, क्योंकि छठा भाव वैसे भी ब्रह्मचर्य का और ज्ञान का है, तो ज्ञान वाला जातक कहाँ दुनियादारी में उलझता है। तो ये डीएक्टिवेट होने के एक नुकसान ये होगा इसको। और 12वां भाव कमजोर है, इसका मतलब इसको नींद भी कम आएगी, यानी अनिद्रा का शिकार रहेगा। और ये 12वां डीएक्टिवेट होने का मतलब ये है कि यदि इसने कहीं किसी को ब्याज से रुपये दे दिए या साहूकारी का धंधा करने लग गया तो इसका वो पैसा कभी लौट कर नहीं आएगा, वो डूब जाएगा, हर हाल में डूबेगा। 12वां भाव एक्टिव हो तो आदमी ब्याज खाने का काम कर सकता है। 12वां डीएक्टिवेट है तो ये ब्याज पे इसने पैसे दिए कि इसके पैसे डूबे, यह इसके साथ उम्र भर ही लगा रहेगा, क्योंकि यह नक्षत्र स्वामी है। अब किसी दशा अंतरदशा में ऐसा आ गया कि वहां पर 12वां भाव एक्टिव हो गया और इसने किसी को पैसा दे दिया तो उस दशा के अंदर अंदर आ गया तो ठीक है वापस, नहीं तो फिर वो पैसा वापस नहीं आएगा। अब 8वां भाव भी डीएक्टिवेट है तो ये 8वां भाव डीएक्टिवेट होने का मतलब यही है कि इसमें नास्तिकता नहीं होगी और इसके दुर्भाग्य का नाश होगा, क्योंकि नवम पहले ही बढ़ रहा है। नवम का यह व्यय है अष्टम भाव, और खुद शुक्र नक्षत्र स्वामी अष्टम को डीएक्टिवेट कर रहे हैं, तो ये इसके दुर्भाग्य का नाश करेगा और इसमें ज्यादा जिज्ञासा तर्क इसका भी अभाव रहेगा। यहाँ तक हमने एक्टिव और डीएक्टिवेट भावों के फल जान लिए हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण रह गया है चंद्र कुंडली का इफेक्ट, यानी चंद्र और नक्षत्र स्वामी का संबंध क्या है। तो अब आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आपके सवाल भी आते रहे हैं और मन में भी यह जिज्ञासा रहती है कि आमने सामने के भाव एक्टिव हो गए, यानी नक्षत्रपति ने जो भाव एक्टिव किया उसके विपरीत भाव यदि चंद्रमा भी एक्टिव कर देता है तो उसको कैसे देखेंगे। आज की यह कुंडली एक परफेक्ट उदाहरण है इसका, और इसी से आपको एक नया सूत्र भी मिलेगा जो आपको चंद्र और नक्षत्र स्वामी के संबंध, यानी चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली के संबंध में एक नई दृष्टि देगा। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इस विधा के बारे में आपने आज तक जो कुछ जाना है उसका एक विशेष सूत्र आपको अब यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे कि चंद्रमा कैसे सारा ज्ञान गणित बदल देता है, और जब इस परिस्थिति की कुंडली आए तो उसका विश्लेषण कैसे करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है। तो आइए अब फिर से उदाहरण कुंडली को देखते हैं। अब चंद्रमा को देखिए,
चंद्रमा यहाँ धनु राशि तीसरे भाव में बैठे हैं। अब इनके बारे में जानते हैं। अब ये जो चंद्रमा हैं दशमेश हैं, अपने भाव से छठे हैं, तो ये छठा भाव तो जो नक्षत्र स्वामी ने यहाँ पर एक्टिव किया है उसके इन लाइन ही है, तो यह तो इसके लिए अच्छा है। मतलब जातक को छठे भाव के फल मिलना तय है, यह नक्षत्र स्वामी और चंद्रमा ने दोनों ने हाँ कर दी है, यो समझ लीजिए आप इसको। अब दशमेश है तो नक्षत्र स्वामी शुक्र द्वारा जो एक्टिव भाव है ये दूसरा और छठा, और ये दशमेश होने के नाते इन्होंने वैश्य त्रिकोण का तीसरा सिरा इनको पकड़ा दिया। 2, 6, 10 ये वैश्य त्रिकोण बन गया। इसका क्या मतलब हुआ, ये जातक किसी की अधीनता या नौकरी नहीं करेगा, यह अपने स्वतंत्र बिजनेस में ही रहेगा। यह बात पक्की यहाँ पर हो जाती। चंद्र कुंडली से इसको देखने का मतलब यही होता है। अब देखिए चंद्र की उच्च है अष्टम भाव में और अपने उच्च भाव से भी अष्टम बैठे हैं, तो अष्टम तो यहाँ पर एक्टिव हो गया चंद्रमा के द्वारा, लेकिन नक्षत्र स्वामी शुक्र ने अष्टम को डीएक्टिवेट कर रखा है। अब इसका क्या मतलब निकालें, यानी ये जो चंद्रमा है ये मूल रूप से मन का कारक है। काल पुरुष की कुंडली में देखें तो ये चतुर्थेश होता है वहां पर। तो ये जो जातक है ये कभी भी मन से ऐसी किसी बात को स्वीकार नहीं करेगा जिसको इसने जांच नहीं लिया हो, यानी ये अंधश्रद्धा में नहीं रहेगा। भले ही शुक्र ने अष्टम भाव को डीएक्टिवेट कर दिया है, लेकिन फिर भी यह खोजी और तार्किक स्वभाव का रहेगा। इसको बिना किसी बात को अपनी तर्क की कसौटी पे कसे किसी को मानेगा नहीं। यदि कोई, जैसे पहले एक खबर फैली थी कि गणेश जी दूध पी रहे हैं, तो कुछ लोगों ने श्रद्धावश उस पर विश्वास कर लिया, लेकिन ये नहीं करेगा। ये पिलाकर देखेगा दूध कि गणेश जी पीते हैं तो ठीक, नहीं पीते तो फिर अपने को नहीं जच। यानी ये इसमें शुक्र ने जो श्रद्धा पूरी तरह कर दी थी और तार्किक और जिज्ञासु होना खत्म कर दिया था, उसको इसने चंद्रमा ने बैलेंस कर लिया है। अष्टम में उच्च, वहां से भी अष्टम होने के कारण। और आपको मालूम है कि चंद्रमा मन का कारक है, तो आदमी मन के पीछे ही चलता है। अब इससे भी एक बड़ी बात और हो गई, जिसको कि आप देख भी रहे होंगे कि चंद्रमा से नक्षत्रपति 12वें बैठे हैं। चंद्रमा से 12वें बैठे हैं, ये इन दोनों के संबंध से 12वां भाव एक्टिव हुआ है। अब ये बिल्कुल विपरीत परिस्थिति हो गई है। यहां भी छठा यानी सोच और 12वां यानी क्रिया। छठा भाव सोच का है, 12वां भाव क्रिया का है। ये दोनों भाव आमने सामने के, ये जो विपरीत परिस्थितियां बन जाती हैं, तो यहां क्या होगा, छठा और 12वां यानी सोच और क्रिया, इसका समन्वय हो जाएगा। मतलब जातक जो सोचेगा, जो योजनाएं बनाएगा, उनको यह क्रियान्वित कर देगा, क्योंकि छठे से सोच आएगी और 12वें से उसको क्रियान्वित करने की इसके पास में मादा भी होगा। यानी जो सोचेगा उनको ये कर डालेगा। और खाली छठा खड़ा हो, ऐसी स्थिति में यदि चंद्र ने 12वां नहीं खड़ा किया होता तो यह जातक सिर्फ सोचता रह जाता, करने के लिए इसके पास कुछ नहीं होता, क्योंकि 12वां यहाँ पे डीएक्टिवेट है। अब ये चंद्रमा कहीं यहाँ बैठा होता, एकादश हो जाता, तो इसकी वही स्थिति होती कि ये योजनाएं बनाता, सोचता, बड़े बड़े हवाई किले बनाता, लेकिन उनको क्रियान्वित नहीं कर पाता। अब यहाँ इसका एक बेनिफिट यही मिलता है कि ये अपनी सोच को क्रियान्वित कर देगा। नफा होगा, नुकसान होगा, वो बाद की बात है, दशाओं अंतरदशाओं से मिलने वाले फलों की बात है, लेकिन ये अपनी सोच के अनुरूप कार्य करने में सक्षम रहेगा। इसका आप ये मतलब लगाइए। यहाँ एक बात और भी है, छठा भाव ब्रह्मचर्य का है, पर यह ब्रह्मचारी नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ 12वां भाव फिर चंद्रमा द्वारा एक्टिव है और इसके मन में संसार को भोगने की इच्छा रहेगी, क्योंकि मन के पीछे ही नक्षत्रपति को चलना है। तो यह एक मर्यादित संयोजन बनाकर इस संसार को भी इसको भोगना ही पड़ेगा। अब हम जिस एक नए सूत्र की बात कर रहे थे आपसे, उसके अनुसार आप नक्षत्रपति का उच्च भाव देखिए। ठीक, जैसे यहाँ पर नक्षत्रपति की उच्च छठे भाव में है, तो यहाँ पर आप छठा भाव लीजिए और चंद्र द्वारा एक्टिव 12वां भाव है, इसे लीजिए, छठा और 12वां। अब इन दोनों के बीच की दूरी देखिए, छठे से 12वें की दूरी देखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 भाव की दूरी है। यानी यहाँ पर ये सप्तम भाव खड़ा हो गया। अब सप्तम भाव के कारकत्वों में हमने आपको पहले बताया था कि सप्तम भाव है पतन का। पतन क्या? पतन का मतलब ये नहीं है कि आदमी कहीं कुछ उल्टा सीधा कर दिया। पतन यानी संसार में वो डूब जाता है। वो छठे के चलते ये कहीं ब्रह्मचारी होना चाहे, सन्यासी होना चाहे, क्योंकि छठा भी है, 9वां भी है, लेकिन ये नहीं हो सकता,
क्योंकि ये इन दोनों भावों के बीच की दूरी सप्तम है, तो इसको संसार में रहना ही होगा और संसार को भोगना ही पड़ेगा, संसार से विमुख नहीं हो सकता। ये इस चंद्रमा और नक्षत्रपति के संबंध ने तय कर दिया। और इसी फार्मूले को आप दूसरी कुंडलियों पर भी लगाकर देख सकते हैं। भावों के बीच की नक्षत्रपति का उच्च भाव और चंद्रमा द्वारा खड़ा किया गया भाव, यानी ये छठा और 12वां, जैसे यहाँ पर दूरी 7वीं आ रही है, हो सकता है यहाँ हो तो वो षडाष्टक आ जाए तो वो स्थिति खराब होगी, हो सकता है दूसरा आ जाए। तो आप उस भाव को भी देखिए, वो भाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्र कुंडली का यही असली इम्पैक्ट होता है। चंद्र कुंडली अलग से हम देखेंगे तो ये संयोजन कर ही नहीं पाएंगे। आज की उदाहरण कुंडली थोड़ी सी पेचीदा है और इसे हमने जानबूझ कर लिया है, क्योंकि अभी तक सब सीधी सीधी उदाहरण कुंडलियां थी, उच्च और नीच से दूरियां देख के आगे बढ़ने का काम था। और अब जरा गहरे डुबकी मारने का समय आ गया है। आपने इतना सब कुछ जान लिया है नक्षत्रपति के बारे में, तो कुछ पेचीदा स्थितियों पर भी बात हो जाए। अब आज के इस उदाहरण को बहुत ध्यान से देखिए, इसके नोट्स बना लीजिए, आगे के सारे रास्ते यहीं से निकलेंगे। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार मिलते हैं इससे आगे के भाव के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।